हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो एमसीक्यूज हैं हम जनरली स्टैब्लिशमेंट रूल से जो है डिस्कस करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा और काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, दैट इज OWN, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, वेयर डिस्टेंस बिटवीन द न्यू स्टेशन टू वेयर ट्रांसफर्ड एंड ओल्ड स्टेशन इज 2001 किलोमीटर इज डेज। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पर आपका जो है तबादला हुआ है, और इस केस में यहाँ पे ओल्ड स्टेशन और न्यू स्टेशन के बीच की दूरी जो है वह 2001 किलोमीटर है। तो इस केस में आपको कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम लीव मिलेगा? ठीक है, 0 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज शून्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ज्वाइनिंग टाइम जो होता है दैट इज एडमिसिबल ओनली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। ठीक है, तो जब का आपका ट्रांसफर होता है वह एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर होता है, तभी आपको ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल होता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद इन म्यूनिसिपलिटी वेयर चेंज ऑफ रेसिडेंस इज नॉट इन्वॉल्व, तो इस केस में केवल 1 दिन का जो है आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अगर 1000 किलोमीटर के अंदर है तो इस केस में 10 दिन का मिलेगा। 2000 किलोमीटर के अंदर है तो 12 दिन का मिलेगा। और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो इस केस में 15 डेज़ का मिलेगा। इन केस ऑफ एयर जो होता है दैट इज़ मैक्सिमम 12 डेज़ का आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम लीव मिलेगा। ठीक है, अनअवेल्ड जो ज्वाइनिंग टाइम है दैट विल क्रेडिटेड टू LAP अकाउंट। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग टाइम कैन नॉट बी कंबाइंड विथ वैकेशन और LAP और LHAP, यह किसी के साथ कंबाइन नहीं होती। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है तो एक रिसेंट क्लैरिफिकेशन डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है कि अगर एम्प्लॉय जो है रिलीव्ड, इफ़ एम्प्लॉय रिलीव्ड ऑन द डे बिफोर द हॉलीडे, ठीक है, तो इस केस में जो है जो लीव है दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड, दैट मीन सैटरडे संडे। अगर आपका सपोज 5 डेज वर्किंग डे है, ठीक है, आपका मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे है 5 डेज, तो इस केस में आप अगर फ्राइडे रिलीव हो जाते हो, फ्राइडे यू गेट रिलीव, ओके, देन जो सैटरडे और संडे होगा दैट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज ज्वाइनिंग टाइम लीव। ओके, प्लीज़ रिमेंबर इट। तो ये जो 2 दिन है आपके, क्योंकि रिपोर्टिंग जो होगी आपकी मतलब कहीं भी होगी वो मंडे को होगी इस केस में। ठीक है, तो जो ज्वाइनिंग टाइम होगा वह इस केस में दैट विल द सैटरडे एंड संडे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, सेकंड है कि इनकैशमेंट ऑफ लीव एडमिसिबल अंडर रूल 540A। ठीक है, सो इस केस में अगर हम बात करें इनकैशमेंट की, तो आपको पता होगा कि LAP, LHAP, CL और CCL, ठीक है, सो दैट कैन नॉट बी अवेल्ड बाई अ रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग दिस। तो CCL जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव के केस में। तो यहाँ पे आपको पता है इनकैशमेंट ऑफ लीव के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कि जो मैक्सिमम है 60 डेज LAP इन इंटायर सर्विस दैट कैन बी इनकैश्ड। ठीक है, तो 60 डेज LAP जो है उसको हम इनकैश करा सकते हैं, और एक बार में जो है आपका 10 डेज LAP वो इनकैश होती है, और ऐसा जो है तो 6 टाइम्स वो सर्विस में कर सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो है 2 साल का यहाँ पे ब्लॉक है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक सपोज अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो 1 सितंबर 2008 से जो 31 अगस्त 2010 है, दिस इज द 2 ईयर ब्लॉक। ठीक है, तो 2 ईयर ब्लॉक में जो है तो आप केवल एक बार ही जो है 1 टाइम यू कैन इनकैश। ठीक है, फिर जो सेकंड इनकैशमेंट होगा वो आपका वह इट मे बी अ फ्रॉम 1 सितंबर 2010 टू 31 अगस्त 2012, दैट इज सेकंड टाइम यू कैन इनकैश। ओके, इस तरह से जो है आप इसको इनकैश करा सकते हो। तो 2 ईयर का जो है ब्लॉक आपको समझ में आ गया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आफ्टर अवेलिंग द इनकैशमेंट ऑफ लीव, इनकैशमेंट ऑफ लीव मिनिमम बैलेंस मस्ट बी 30 डेज। ठीक है, आपने इनकैशमेंट अगर अप्लाई किया है, इस केस में आपके पास जो LAP बैलेंस है वह आफ्टर दिस दैट शुड बी 30 डेज का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 डेज मिनिमम शुड बी इन योर अकाउंट। ओके, पास PTO नीड नॉट टू बी बुक टिकट, पास PTO हो गया एक तो, प्लस एटलीस्ट 1 डे लीव। ठीक है, और यह जो लीव है इस केस में जो है RH और CCL दैट शुड नॉट नेसेसरी फॉर द रनिंग स्टाफ। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स हैव बीन मेड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आर्टिकल 312, 311, 310 और 309, सो आर्टिकल 309 इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे जो आर्टिकल 309 है वह बोलता है कि प्रेसिडेंट इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द सर्विस रूल फॉर देयर एम्प्लॉयज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्विस रूल मतलब जैसे रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल, ठीक है, या रेलवे जो कंडक्ट रूल्स हो गए आपके, ठीक है, सर्विस कंडक्ट रूल, तो सर्विस कंडक्ट रूल्स हो गए या लीव रूल्स हो गए, तो ये सब जो रूल्स हैं ये कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएंगे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लीव रूल्स, कंडक्ट रूल्स, discipline and appeal rules, all rules are made by what? President of India. It is very important. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है हु इज द कॉम्पिटेंट टू इम्पोज द पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि कंट्रोलिंग ऑफिसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डिपार्टमेंट हेड, ठीक है। तो ये जो है पेनाल्टी, जो मेजर पेनाल्टीज़ हैं, ठीक है, दैट इज़ व्हाट कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल एंड डिसमिसल। तो यहाँ से आपको ये देखना होगा कि ये जो पेनाल्टी है वो केवल आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही इम्पोज कर सकता है, ठीक है। अगर हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात करें यहाँ पे, तो लेवल 1 और 2 के लिए जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी दैट इज टेक्नीशियंस एंड आर्टिजन स्टाफ के लिए जूनियर स्केल ऑफिसर होते हैं। लेवल 3 टू लेवल 5 के लिए सीनियर स्केल ऑफिसर होते हैं। लेवल 6 टू जितने भी अब नॉन गजेटेड ऑफिसर्स, नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए जेएजी ऑफिसर्स जो हैं आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं। ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए है जनरल मैनेजर और ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट। ओके, तो आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में मैंने बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ माइनर पेनाल्टी ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट कैन बी इम्पोज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सबको पता होगा यहाँ पे कि जो माइनर पेनाल्टी है, ठीक है, दैट इज 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 3 ईयर्स। सो रूल नंबर 6 ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 स्पीक्स अबाउट द माइनर एंड मेजर पेनाल्टीज। तो आपको याद होगा यहाँ पे रूल नंबर 6 आप देखेंगे तो यहाँ पे पेनाल्टीज के बारे में बात की हुई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। SF2, SF3, SF4, SF6। तो SF4 इज द राइट आंसर। SF4 जो है दैट इज रिवोकेशन के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं यहाँ पे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जो है वह बेसिकली सस्पेंशन के लिए है, सस्पेंशन पेनाल्टी नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है कई बार। बेसिकली इसके अंदर जो है एम्प्लॉयज़ की इंटीग्रिटी पर एक क्वेश्चन मार्क है, दैट इज सस्पेंशन, ठीक है। SF2 इज अ डीम्ड सस्पेंशन इफ एम्प्लॉय इज अंडर ट्रायल और कस्टडी या इम्प्रिजनमेंट में फॉर एक्सीडिंग 48 आवर्स। इस केस में उसको डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस इस केस में मिलता है, दैट इज नॉट लेस देन द 50% ऑफ व्हाट बेसिक पे, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ का बेसिक पे है उससे 50% से कम नहीं हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर प्लेसिंग हिम अंडर सस्पेंशन। SF3 क्या होता है? दैट इज नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेशन, दैट इज SF3। SF4 रिवोक फ्रॉम सस्पेंशन। SF5 दैट इज चार्जशीट, मेजर पेनाल्टी होता है। SF6 दैट इज रिफ्यूजल टू इंस्पेक्ट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद SF7 की बात करें अगर, तो SF7 इज नथिंग बट अ नॉमिनेशन ऑफ IO, इंक्वायरी ऑफिसर का नॉमिनेशन, दैट इज न्यूट्रल जज बिटवीन चार्ज एम्प्लॉय एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है, दैट इज IO, ठीक है। ये पूछता है आपसे एग्जाम में IO7, याद रखिए। प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो होता है वह PO8 प्रेजेंटिंग ऑफिसर। सो कस्टोडियन ऑफ द डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड, जितनी भी डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स हैं उनका कस्टोडियन होता है। बेसिकली जनरली विजिलेंस या CBI जैसे केसेस में यहाँ पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नॉमिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। SF10A की बात करें तो कॉमन प्रोसीडिंग्स केस में IO, और SF10B दैट इज द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन अ कॉमन प्रोसीडिंग्स। तो इनका नॉमिनेशन जो होता है वह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा SF11 जो होता है वह माइनर पेनाल्टी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 प्रोहिबिट्स अ रेलवे सर्वेंट टू पार्टिसिपेट इन एनी डिमॉन्स्ट्रेशन विच इज प्रिजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रूल नंबर 7। ओके, रूल नंबर 7 दैट इज व्हाट? डिमॉन्स्ट्रेशन। Please by heart all the keywords important to what
सर्विस कंडक्ट रूल्स। सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के जो की वर्ड्स हैं उनको बाई हार्ट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है 2 से 3 नंबर दिलाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर हाउ मच अमाउंट डैश डैश कैन अ रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम द पर्सन नॉट हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स ऑन ओकेजन्स सच एज वेडिंग्स, एनिवर्सरीज ईटीसी, हु इज होल्डिंग अ ग्रुप ए पोस्ट। तो ग्रुप ए पोस्ट के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, नॉट एक्सीडिंग 50,000, नॉट एक्सीडिंग 25,000, नॉट एक्सीडिंग 15,000, नॉट एक्सीडिंग 7,500। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नॉट एक्सीडिंग 25,000। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रुपी, ओके, रुपीज़ 25,000। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि ग्रुप ए ऑफिसर्स की बात हो रही है सबसे पहले, और बात हो रही है हाउ मच अमाउंट इन रुपीज़ कैन आ रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट गिफ्ट के फॉर्म में फ्रॉम द पर्सन नॉट हैविंग द ऑफिशियल डीलिंग। ठीक है, नॉट हैविंग द ऑफिशियल डीलिंग, तो इस केस में जो है आपको याद रखना है ग्रुप ए के लिए जो है नॉट 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी के लिए जो है तो 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ग्रुप सी की बात करें तो 7,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर नॉट हैविंग एन ऑफिशियल डीलिंग, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको पता होगा गिफ्ट का थोड़ा सा, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का जो रूल 13 है उसमें लिखा हुआ है नो गिफ्ट शैल बी एक्सेप्टेड बाय द रेलवे सर्वेंट। ठीक है, तो रेलवे सर्वेंट के द्वारा जो है कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम द नियर रिलेटिव विद होम रेलवे सर्वेंट हैव नो ऑफिशियल डीलिंग, तो इस केस में 15,000, 25,000, 15,000 और 7,500 ग्रुप ए बी सी के लिए है। ठीक है, वहीं अगर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनके साथ जो है ऑफिशियल डीलिंग्स है उसकी, तो ग्रुप ए और बी के लिए जो है तो 5,000 रुपये है। ठीक है, 5,000 रुपये, और ग्रुप सी के लिए जो है वह 2,000 रुपीज़। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको। अगर ऑफिशियल डीलिंग नहीं है तो इस केस में यहाँ पे 25, 15, 7,500, और ऑफिशियल डीलिंग है तो 5,000 और 2,000। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 13A दैट इज डाउरी, हु इज़ द कॉम्पिटेंट टू ग्रांट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द कॉम्पिटेंट टू ग्रांट अपर एज रिलैक्सेशन इन मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड टू अ कैंडिडेट अंडर कंसिडरेशन फॉर ऑफर ऑफ अ पोस्ट इन लेवल 6 ऑफ 7th CPC। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे जो है यह बोला जा रहा है कि अपर एज रिलैक्सेशन देना है यहाँ पे। ठीक है, अपर एज रिलैक्सेशन देना है इन मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड टू कैंडिडेट अंडर कंसिडरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 6 की पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन कौन देगा, GM, PHOD, DRM, ओके, और रेलवे बोर्ड। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर क्या जाएगा, दैट इज GM। ठीक है, और DRM जो होते हैं दैट इज अप टू लेवल 5, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अप टू लेवल 5 DRM, एंड फॉर ऑफर ऑफ द पोस्ट इन लेवल 6 या लेवल 7 के लिए जो है वो कौन देंगे, GM देंगे। तो प्लीज़ नोट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे यहाँ पे। पावर्स टू रिलैक्स लोअर एज लिमिट अप टू 1 ईयर इन केस ऑफ अ कैंडिडेट अंडर कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन स्पोर्ट्स कोटा रेस्ट विथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो है सबसे पहले बात करें तो जो आपके लोअर एज को रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, वह एक तो सबसे पहले जो है ऑन स्पोर्ट्स कोटा है, ऑन स्पोर्ट्स कोटा अपॉइंटमेंट जो हो रहा है वह ऑन स्पोर्ट्स कोटा हो रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पे लोअर एज रिलैक्सेशन हो रहा है अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। तो PHOD, DRM, GM और रेलवे बोर्ड, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रेलवे बोर्ड। ओके, सो रिलैक्सेशन ऑफ एज दैट इज टैलेंट स्काउटिंग। ठीक है, सो टैलेंट स्काउटिंग दैट इज 60%, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। इन केस ऑफ माइनर सन और डॉटर एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड शुड बी सबमिटेड विद इन डैश डैश पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइनर सन के केस में application for appointment on compassionate ground should be submitted within what, 2 years, within 2 years period from the date of attaining majority, it is very important। तो प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कंपैशनेट ग्राउंड से जो है तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ थोड़ा जल्दी करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए कवर कर सकूँ।
Who is the competent to fix the initial pay of the candidate appointed on compassionate grounds at the stage higher than that the normal admissible under the rules if the same were? देन इस केस में यहाँ पे अगर बात करें सो DRM, PHOD, GM और प्रेसिडेंट इज रिले बोर्ड। तो कॉम्पिटेंट टू फिक्स द इनिशियल पे ऑफ द कैंडिडेट अपॉइंटेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, ठीक है। तो इनिशियल पे जो है ऑफ द कैंडिडेट अपॉइंटेड ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड एट द स्टेज हायर देन दैट द नॉर्मली एडमिसिबल अंडर द रूम, ठीक है। तो इस केस में दैट इज डन बाई व्हाट, प्रेसिडेंट और रिले बोर्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्टाफ नर्स का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है का परसेंटेज है उसके बारे में बात की जा रही है। सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स इसके लिए जो परसेंटेज है दैट इज 100% है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ RRBs इन इंडिया 16, 20, 21, 22। तो 21 RRBs हैं टोटल। कितनी है? 21। तो यहाँ पे जो टोटल RRCs हैं दैट इज 16 वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ जनरल मैनेजर और PCPO हेडेड बाय चेयरमैन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो बेसिकली 16 नंबर्स ऑफ RRCs हैं, ठीक है। दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ GM और PCPO एंड हेडेड बाय अ चेयरमैन दैट इज JAG ऑफिसर्स ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पे RRBs की बात करें तो RRB इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड, RRCB, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड। ओके, और यहाँ पे जो है तो आपके SAG रहते हैं, चेयरमैन जो होंगे वह SAG ऑफिसर्स होते हैं। तो RRC के केस में JAG एंड RRB के केस में SAG, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के। ओके, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव द रिक्रूटमेंट अंडर स्काउट्स एंड गाइड कोटा एंड कल्चरल कोटा एंड ओपन एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करें तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं टू अप्रूव द रिक्रूटमेंट अंडर स्काउट्स एंड गाइड कोटा, कल्चरल कोटा, ओपन एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट्स, वो कौन होते हैं? GM साहब होते हैं, ठीक है। सो स्काउट्स एंड गाइड कोटा एंड कल्चरल कोटा एंड ओपन एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट्स बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ईयर, इफ़ नो रिक्रूटमेंट डन इट विल बी लैप्स्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये जो होता है फाइनेंशियल ईयर, हर एक फाइनेंशियल ईयर में ये होता है। अगर कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो ये लैप्स हो जाता है। स्काउट्स एंड गाइड कोटा जो है तो इसके अंदर जो है तो 2 ग्रुप C एम्प्लॉयज़ पर जोन और 2 ग्रुप D एम्प्लॉयज़, ये आपको याद रखना है, दैट इज़ लेवल 1 पर डिवीज़न, यहाँ से रिक्रूटमेंट होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ग्रुप C के 2 लोग रहेंगे एक जोन के अंदर से, और हर एक ग्रुप D पे जो है आपका हर एक डिवीज़न से 1-2 लोग रहेंगे। ओके, और कल्चरल कोटा में जो है तो 2 ग्रुप C एम्प्लॉयज़ रहेंगे पर जोन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, दैट इज विच बॉडी इज इन द बोर्ड हैज़ कंट्रोल ओवर ऑल RRBs। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको बता दिया था मैंने, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड। Okay, which body in the board has a control over all RRBs? So RRCB, it is very important. Next है second appeal to the Central Information Commission. The State Information Commission can be preferred by the applicant within days from the date on which the decision was given or should have been. It is very important और ये क्वेश्चन जो है तो हमने कराए हुए हैं आपसे, ठीक है। तो जो सेकेंड अपील होगा दैट विल बी इन 90 days. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, तो इनको दरकिनार मत करिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा RTI के बारे में देख लीजिए। RTI एक्ट 2005 जो कि कब से आया, 12 अक्टूबर 2005 से आया, विद इफेक्ट फ्रॉम। टाइम लिमिट्स फॉर डिस्पोज ऑफ RTI केसेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर एप्लीकेशन शुड बी डिस्पोज्ड विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन इन द ऑफिस। सो ऑप्शन पॉइंट ए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 30 दिन के अंदर जो है आपको यहाँ पे डिस्पोज करना है। दूसरा, इनकेस आप थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है अगर, तो आपको 10 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, दैट इज मैक्सिमम 40 days। इन केस एनी एप्लीकेशन इज टू बी ट्रांसफर टू APIO, तो इस केस में आपको जो है यहाँ पे 5 days एक्स्ट्रा मिलते हैं, 5 + 30 days मिलते हैं।
अगर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन जो है किसी की लाइफ या लिबर्टी से है, लाइफ या लिबर्टी से लेके है, तो उसको 48 आवर्स में इसको इन्फॉर्मेशन देना है. Applicants can prefer the appeal to first appellate authority within 45 days of the disposal. It is very important. So, okay. नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, दैट इज नेक्स्ट हायर अथॉरिटी टू द PIO शैल डिस्पोज द अपील 30 days plus 15 days. ओके, दैट इन एक्सेप्शनल केसेस विद द इंटीमेशन टू द अपीलेंट. ओके, सेकंड अपील दैट इज व्हाट 90 days, अभी हमने बात करी आपसे, दैट इज सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है इसके पास जाएगी. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे फ़ी की बात कर लेते हैं. एप्लीकेशन फ़ी 10 रुपये, और जो भी बिलो पुअर्टी BPL से वाले हैं उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जीरोक्स A3 A4 ₹2 पर ईच पेपर. इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फर्स्ट आर फ्री, देयर आफ्टर दैट ईच आर और पार्ट देयर ₹5. इंस्पेक्शन ऑफ वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, और यहाँ पे फ्लॉपी और डिस्क का 50 रुपये पर डिस्क होगा, एनी मॉडल्स और सैंपल के लिए एक्चुअल कॉस्ट जो होगा. और यहाँ फ़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फ़ाइन के बारे में कि जो भी CPIO है अगर वह इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो एज पर द RTI एक्ट ₹250 पर डे. ओके, पर डे ऑफ द डिले एंड मैक्सिमम 25,000 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम CPIO सैलरी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, मैंने ये सब डिस्कस कर चुका हूँ मैं. RTI एक्ट 2005 पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको देखना है उसको तो आप जो है, तो जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें जो 2026 वाली प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं एक बार. उसमें काफ़ी क्वेश्चंस पे मैंने RTI एक्ट से करवाए हुए हैं. ओके, इन सब क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर रखा है उसके अंदर. नेक्स्ट है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर shall be appointed for a terms of dash dash year from the date on which he enters upon his office or he attains the age of dash dash years, whichever is earlier. 5 years, 6 years, 5 years, 5 years और this. तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँ मैं कि जो CIC है, CIC अभी उसका जो एज है, ठीक है, उसका जो टर्म्स है उसको घटा के 3 ईयर कर दिया गया है, 3 years, और जो भी 65 years जो भी पहले हो, ठीक है. सो इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा. यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर यहाँ पे कितना आया, दैट इज 3 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज द राइट आंसर. ओके, तो 3 years एंड 65 years इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में अगर बात करें तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए जो है आपको पता होगा कि यहाँ पे 3 मेंबर कमेटी जो है रहती है एक तरह से, जिसमें कि PM हो गए, अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाई PM. ये जो है तो नाम रिकमेंड करते हैं किसको, POI, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है तो उसको फिर क्या बना देते हैं, दैट इज CIC बना देते हैं. और एक तो CIC होता है और उसके अंदर होता है तो मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ठीक है. सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, और एक उस पर क्या होगा, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है, ठीक है. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है एक तरह से ये स्टेचुटरी बॉडी है. क्या है, स्टेचुटरी बॉडी है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज ए स्टेचुटरी बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर. एनुअल पेंशन अदालत आर हेल्ड नॉर्मली ऑन. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है आपसे कि जो आपकी एनुअल पेंशन अदालत है वह बेसिकली हर एक साल कब होती है, तो 10 दिसंबर, 15 अक्टूबर, 15 दिसंबर और 10 अक्टूबर. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट 15 दिसंबर. सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर. अगर इफ़ फॉल्स ऑन द क्लोज हॉलीडे देन नेक्स्ट वर्किंग डे. अगर 15 दिसंबर को हॉलीडे हुआ तो 16 दिसंबर को जो है, 16 दिसंबर या जब भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन जो है आपका यह एनुअल पेंशन अदालत मनाई जाएगी या बैठेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे यहाँ पे. फाइबा बॉस इज अलाउड इन सिलेक्शन फॉर विच कैटेगरी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लॉ असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, फार्मासिस्ट और SSE. तो आपको पता होगा यहाँ पे लॉ असिस्टेंट के लिए जो है तो वाइवा बॉस यहाँ पे अलाउड होता है. लॉ असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर्स, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर्स, वीडियोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स, हॉस्टल वार्डन्स, रिसेप्शनिस्ट एंड ग्रुप B जितने भी हैं इन सब के लिए जो है आपको यहाँ पे वाइवा बॉस रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. टीचिंग अलाउंस फॉर द इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग इन जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इज डैश डैश परसेंटेज ऑफ बेसिक पे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है तो आपको 12% ऑफ द बेसिक पे यहाँ पे मिलता है कि आपको टीचिंग अलाउंस या ट्रेनिंग अलाउंस, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर. तो आपको याद रखना है यहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
और इन केस ऑफ अगर नेशनल या सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो इस केस में आपको 24% ऑफ बेसिक पे 24% ऑफ बेसिक पे आपको यहाँ पे अलाउंस मिलेगा। ठीक है, CTIs के लिए 24% और ZTIs के लिए जो है तो 12% है। जो TIs की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपको IRIFM दैट इज वो कहाँ पे है, सिकंदराबाद के अंदर है। इरीसेट कहाँ पे है, ये भी सिकंदराबाद में है। इरीन कहाँ है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नासिक में है। इरीसेन कहाँ है, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, पुणे के अंदर है। ठीक है, RPF और RITM दैट इज व्हाट RPF का बाबू जगजीवन राम, और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का जो है वो लखनऊ के अंदर है। इरमी जमालपुर में है। नायर जो है बड़ोदरा में है, और गति शक्ति विश्वविद्यालय भी बड़ोदरा में है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हल्की सी जानकारी हमने दे दी। नेक्स्ट है व्हाट इज द सीलिंग ऑफ द बेसिक पे फॉर इंटाइटलमेंट ऑफ NDA। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जो सीलिंग है दैट इज़ 43600, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 43600 जो है तो एक सीलिंग है। ठीक है, 43600 रुपीज़ फॉर द नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है उसके लिए सीलिंग कितना है आपको याद रखना है, 43600 रुपीज़। अब यहाँ पे नाइट ड्यूटी कब से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन भी एक सिली सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 22 से 6 का टाइम है, उसको नाइट ड्यूटी माना जाता है। SBF स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, रेलवेज के अंदर जो है तो कब इंट्रोड्यूस की गई, तो 1931 के अंदर जो है SBF दैट इज स्टाफ बेनिफिट फंड स्कीम जो है इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सरल सा है और सिली सा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि जो SBF स्कीम है तो इसमें बेसिकली क्या है कि पर कैपिटा क्रेडिट फ्रॉम द रेलवे रिवेन्यूज से जो है आपको 800 रुपये पर कैपिटा क्रेडिट होता है बेस्ड ऑन द सैंक्शन स्ट्रेंथ। जितने भी परमानेंट पोस्ट और वर्क चार्ज पोस्ट हैं उनको मिला के एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द ईयर, 1 अप्रैल को प्रत्येक साल, ठीक है, आपके कितने परमानेंट और वर्क चार्ज पोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उन सबको रेलवे रिवेन्यूज से 800 रुपये पर स्टाफ एलोकेट हो जाता है। ठीक है, 800, और जो भी प्रेजेंट स्ट्रेंथ होगी, प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉयज़ दैट इज परमानेंट प्लस वर्क चार्ज ऑन 1 अप्रैल, लाइक अभी हम बात करेंगे तो 1 अप्रैल 26 को जितना भी प्रेजेंट स्ट्रेंथ होगा मल्टीप्लाई 800 दैट विल अंडर द व्हाट SBF। ठीक है, तो ऑल द फाइन्स, अब ये इसका जो रेलवे रेवेन्यू से कहाँ कहाँ से आते हैं वो देख लेते हैं तो थोड़ा सा। तो ऑल द फाइन्स इम्पोज्ड ऑन ग्रुप सी एम्प्लॉयज़, एनी फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ द ग्रुप सी एम्प्लॉयज़, unclaimed pay and allowances and PLBs of Group C employees, तो unclaimed pay and allowances and productivity link bonus of the Group C employees। ठीक है, any forfeited amounts, any fines, ये जो है तो इन सब का जो सोर्स है दैट इज स्टाफ बेनिफिट फंड का सोर्स ये सब है। इसके अलावा अगर बात करें तो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट होती है उसका जो चेयरमैन होता है हेडक्वार्टर लेवल पर बात करें तो PCP होते हैं। इसके अलावा PC, PCMD और सेक्रेटरी जो होते हैं इसके वो नॉमिनेटेड होते हैं बाई GM। ठीक है, तो आपको याद होगा यहाँ पे कि एक वेलफेयर ऑफिसर जो होता है वो होता है। ठीक है, दैट इज़ नॉमिनेटेड बाई GM, वो इसका सेक्रेटरी होता है। इसके अलावा इसमें 4 मेंबर्स होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, 1 ईच फ्रॉम द ऑल इंडिया SC/ST जो और एम्प्लॉय एसोसिएशन है और OBC एम्प्लॉय एसोसिएशन है। तो वहाँ से हर एक से जो है तो आपके 4 मेंबर्स रहते हैं, 4 मेंबर ट्रेड यूनियंस हो गए। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने अभी हेडक्वार्टर की बात करी वैसे ही डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो डिवीजन के अंदर भी सेम इसी तरह का प्रारूप रहता है। डिवीजन में जो है तो सीनियर DPO साहब हो गए या WPO हो गए, ठीक है, और डिप्टी CME जो भी वर्कशॉप के अंदर। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डिवीजन या वर्कशॉप के अंदर इस तरह से मेकेनिज़्म होता है। और 1 ऑफिसर नॉमिनेटेड बाई DRM, ठीक है, दैट इज ए सेक्रेटरी जनरली आपके बात करें यहाँ पे तो वेलफेयर इंस्पेक्टर जो होते हैं वो जनरली DRM के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, वो सेक्रेटरी होते हैं इसके, और सेक्रेटरी वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं। और इसके अलावा जो है 4 मेंबर्स ट्रेड यूनियन से होते हैं, ये आपसे बात कर ली मैंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, दैट इज द पीरियड ऑफ स्टडी लीव शैल बी काउंटेड फॉर पेंशन सीनियरिटी बोथ A and B और नन ऑफ द अबव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो स्टडी लीव का पीरियड है वह बेसिकली पेंशन और सीनियरिटी दोनों के लिए काउंट होता है। सो बोथ A and B, इट इज़ द राइट आंसर। विल बी काउंटेड पेंशन, ठीक है, तो जो स्टडी लीव का पीरियड है विल बी काउंटेड फॉर पेंशन, एनुअल इंक्रीमेंट, सीनियरिटी एंड लीव क्रेडिट। तो इन चारों पॉइंट्स के लिए जो है तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हु इज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन स्टडी लीव आउट ऑफ इंडिया टू द गजेटेड ऑफिसर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू सैंक्शन
the study leave out of India, that is ex India leave. So ex India leave for ex India study leave for gazetted officer is sanctioned by रेलवे बोर्ड. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक्स इंडिया लीव इवन L1 एम्प्लॉइज, दैट इज लेवल 1 एम्प्लॉइज मस्ट बी सैंक्शन बाय रेलवे बोर्ड. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा स्टडी लीव के बारे में जान लेते हैं कि आउट ऑफ इंडिया इवन लेवल 1 एम्प्लॉइज है तो उसके लिए कौन सैंक्शन करेगा, उसको रेलवे बोर्ड करेगा. विद इन इंडिया की बात करें अगर तो DRM हो गया, PHOD हो गया, GM हो गया, इन सबको पावर दी हुई है. ओके, तो DRM अपने डिवीजन में, PHOD हेडक्वार्टर में, जोन में GM. तो ये हो गया कंडीशन, दैट इज परमानेंट. इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, दैट इज स्टडी लीव की कि परमानेंट रेलवे सर्वेंट होना चाहिए विद 5 years ऑफ सर्विस, और डॉक्टर्स के लिए 2 years है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. द स्टडी शैल बी क्लोजली कनेक्टेड विद द बोनाफाइड ड्यूटीज. ओके, मैक्सिमम स्टडी लीव कितना मिलता है आपको, 24 months मिलता है. डॉक्टर साहब के लिए कितना मिलता है, 36 months मिलता है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी लीव लेफ्ट ओवर सर्विस एंड मस्ट सर्व द रेलवे फॉर 3 years. ओके, आपने स्टडी ले ली और आप आए अगर यहाँ पे तो आपको मिनिमम जो है कम से कम 3 साल आपको रेलवेज के लिए सर्व करना है, और डॉक्टर के लिए जो है तो ये 8 साल है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज़ रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है प्री मैच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस, दैट इज 56 JFR कैन बी डन अंडर विच रेलवे प्रोविजंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्री मैच्योर रिटायरमेंट की बात करें अगर तो आपका IREC वॉल्यूम 2 1802 to 1804, ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर. सो रिव्यू अंडर व्हाट FR 56J और 1802 to 1804 ऑफ IREC वॉल्यूम 2. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसकी कंडीशन जो है ये है फॉर नॉन गजेटेड के लिए जो है ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 और 55 का रूल है. 30 years और 55 years. ओके, ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 years ऑफ सर्विस और 55 years विच एवर इज अर्लियर फॉर नॉन गजेटेड. एंड फॉर गजेटेड इफ दे आर अपॉइंटेड प्रायर टू 35 years देन एट द एज ऑफ 50 years और 55 years. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर मेडिकल बेनिफिट्स अंडर द RELHS, दैट इज रिटायर्ड एम्प्लॉयज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम 1997 इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर मेडिकल बेनिफिट्स अंडर RELHS 1997. तो RELHS 1997 के अंदर ये बोला जा रहा है आपसे कि अगर आपको इस सुविधा का लाभ लेना है तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो कितनी होनी चाहिए. इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट दैट मस्ट बी 20 years. आपको 20 साल सर्विस करना ही पड़ेगा, तभी आपको RELHS, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा. ठीक है, इसका लाभ ले सकते हैं. ओके, सो 20 years इज द राइट आंसर. नेक्स्ट RELHS के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लिया है. देखिए क्या बात किया है, दैट इज सुपर एनुएशन और डेथ इन सर्विस के केस में यहाँ पे RELHS के लिए कोई कंडीशन नहीं है. सुपर एनुएशन और डेथ इन सर्विस तो कोई सर्विस कंडीशन नहीं है. अगर इन केस ऑफ रेजिग्नेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में आपको मिनिमम 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए. RELHS वन टाइम सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेवल 1 टू लेवल 5 30,000 रुपये. ठीक है, लेवल 6 दैट इज 30,000 प्लस 24,000 दैट इज 54,000. लेवल 7 टू लेवल 11 दैट इज 78,000. लेवल 12 एंड above दैट इज 1,20,000 रुपीज़. ठीक है, दिस इज अ वन टाइम सब्सक्रिप्शन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अमाउंट और बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉयज विच एवर इज लेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे. मैक्सिमम मेंबर्स अलाउड ऑन प्रिविलेज पास व्हेन द डिपेंडेंट्स आर इंक्लूडेड इन पास. ये क्वेश्चन भी आपसे जनरली पूछा जा चुका है. सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं दैट इज 5. ओके, और नॉट मोर देन 2 डिपेंडेंट्स कैन बी ट्रेवल ऑन अ सिंगल पास. एक पास पे जो है आपके 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट ट्रेवल नहीं कर सकते. नॉट मोर देन 2 डिपेंडेंट्स कैन ट्रेवल ऑन सिंगल पास. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज पूछा जा रहा है द अपर एज लिमिट फॉर क्लेमिंग रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस इन केस ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन इज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे अगर बात करें दैट इज
द अपर एज लिमिट फॉर क्लेमिंग रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसके रीइंबर्समेंट की बात करें तो जो अपर एज लिमिट है वह क्या है, अप टू 18 ईयर्स, 20 ईयर्स और टिल पासिंग क्लास 12 विच एवर इज अर्लियर टिल द टाइम ऑफ पासिंग क्लास 12 और 22 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 20 ईयर्स और टिल पासिंग क्लास 12 विच एवर इज अर्लियर। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दिव्यांग के लिए जो है यहाँ पे, दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे 22 साल दिया हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नॉर्मल कंडीशन में जो है आपका 20 साल, और जब तक कि यह क्लास 12 पास नहीं हो जाता जो भी पहले होगा। और दिव्यांग के लिए जो है यह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वह कितना है, 22 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है व्हेन अ रेलवे सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन ड्यूटी फॉर 8 आवर्स अप टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हिज और हेड क्वार्टर व्हाट इज द रेट एट विच ही और शी विल क्लेम ट्रैवलिंग अलाउंस। सो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर बात करें यहाँ पे पर 8 घंटे रहा है यहाँ पे, ठीक है, सो इस केस में आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा वो 70% मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मोर देन 6 आवर्स पर जो है दैट इज व्हाट अप टू 6 आवर है तो इस केस में 30% रहता है, और 6 आवर्स से 12 आवर्स के बीच में है अगर आपको तो यहाँ पे 70% रहता है, और मोर देन 12 आवर्स है तो इस केस में आपको 100% रहता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से ट्रेवलिंग अलाउंस बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स जो है आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडिशनल पेंशन। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडिशनल पेंशन दैट इज ग्रांटेड टू अ रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय हु अटेन्स द 90 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ बीपी का मतलब क्या है, बेसिक पेंशन है। सो 20% ऑफ द बेसिक पेंशन, 30%, 40% और 50%। तो 90 ईयर्स ऑफ एज अटेंड किया हुआ है तो 90 ईयर्स ऑफ द एज अटेंड करने पे जो है उसको जो 40% ऑफ बेसिक पेंशन मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 80 से 85 20%, 85 टू 90 30%, 90 टू 95 दैट इज 40% एंड 95 टू 100 दैट इज 50%, और 100 प्लस पे जो है आपको 100%। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 100% एडिशनल पेंशन, 100% ऑफ बेसिक पे एडिशनल पेंशन का प्रोविजन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड टू बिकम एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट ग्रेचुटी एज पर न्यू कोड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है रिक्वायर्ड टू बिकम एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट ग्रेचुटी एज पर न्यू कोड दैट इज 5 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर ईच 6 मंथली कंप्लीटेड पीरियड दैट इज 1/4 ऑफ द इमोल्यूमेंट्स मिलेगा। डेथ के केस में दैट इज 6 मंथली कंप्लीटेड पीरियड 1/2 ऑफ द इमोल्यूमेंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, in case of death 0 up to 1 year of service 2 times of emoluments and up to 5 years that is 6 times of emoluments। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको बाई हार्ट करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज 5 up to 11 12 times, 11 up to 20 20 times and above 20 each that is for half emoluments। next is if the number of vacancies are 5 then total number of candidates we called for trade test should be equal to, it is very important। और आपको पता होगा कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं, ओके, देन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द ट्रेड टेस्ट शुड बी 5। ओके, सो ट्रेड टेस्ट एंड नॉन सिलेक्शन पोस्ट, ट्रेड टेस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट के केस में आपका जो रेशियो है दैट इज 1:1 है। ओके, बेसिस एंटीसिपेटेड वैकेंसी फॉर 1 ईयर। इन केस ऑफ नॉन गेजेटेड सिलेक्शन पोस्ट, जैसे यहाँ पे नॉन सिलेक्शन पोस्ट के लिए 1:1 है, लेकिन नॉन गेजेटेड सिलेक्शन पोस्ट है अगर, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो नॉन गेजेटेड सिलेक्शन पोस्ट है यहाँ पे जो है 1:3 रहेगा एज पर द कैटेगरी वाइज, ओके। तो ये आपको एंटीसिपेटेड वैकेंसी आपको यहाँ पे कितना है दैट इज 15 मंथ्स। इन केस ऑफ गजेटेड और मिसलिनियस कैटेगरी देन 24 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स को लेके दैट इज 30 मंथ्स के एंटीसिपेटेड पीरियड कंसीडर करना है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज, यहाँ कुछ पूछा जा रहा है फॉर सिलेक्शंस वैकेंसीज आर कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी इन द कैडर प्लस दोज एंटीसिपेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट डैश मंथ्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर बात करें यहाँ पे फॉर सिलेक्शंस वैकेंसीज आर कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ व्हाट एग्जिस्टिंग वैकेंसी इन द कैडर प्लस
those anticipated during the next 24 months. Next 24 months. So option number D is the right answer. Next one is, यहाँ पूछा जा रहा है कि physiological aptitude test PAT are used for recruitment of which are the following categories: ALP and goods guard, और स्टेशन मास्टर एंड गुड्स गार्ड, ALP एंड स्टेशन मास्टर, ऑल ऑफ दीज. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और इस केस में जो फिजियोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है दैट इज ALP एंड स्टेशन मास्टर. वो किसके लिए होता है? दैट इज फॉर व्हाट? ALP and station master, ALP and goods guard, station master and goods guard, and all of these. So it must be all of these. Next question is question number 36. The minimum qualifying marks for SC/ST employees in departmental selections for safety post is dash percentage. Okay, so minimum qualifying marks for SC/ST employees in departmental selections for safety post. So safety post में जो है that is what 60%. That is no relaxation in safety category post should secure 60% marks. कितना? उसको 60% मार्क्स जो है सिक्योर करना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 37. यहाँ पूछा जा रहा है आफ्टर रिटायरमेंट अ रेलवे एम्प्लॉय हु सेटल्स डाउन एट अ प्लेस विच इज लेस देन 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज लास्ट प्लेस ऑफ द पोस्टिंग इज इंटाइटल्ड फॉर डैश परसेंटेज ऑफ द बेसिक पे ऑफ अ CTG. ठीक है, तो इट इज़ द 80% ऑफ द बेसिक पे. 80% of the basic pay. So option A is the right answer. CTG on retirement account, it is very important. RVE, that is number 16/22 for CTG. Irrespective of the distance, 80% of the last basic pay. In case of transfer from a change of residence to अंडमान एंड निकोबार के लिए अगर हुआ तो इस केस में 100% CTG आपको मिलेगा. ओके, नेक्स्ट वन इज what is the maximum amount of LAP that can be granted to a regular employees in one spell subject to availability in a leave account. तो आपको पता होगा कि LAP की अगर बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ LAP दैट कैन बी वह कितना 180 डेज है. ठीक है, कितना होगा? 180 डेज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम सैंक्शन ऑफ लीव की बात कर लेते हैं. LAP 180 डेज, LHAP 24 मंथ्स, CCL 730 दिन. ठीक है, दैट इज 365 100% पेमेंट, और अगेन 365 80% पेबल. ठीक है, 80% एंड 100%. Leave not due 360 days. So commutation of leave that is 50% of LHAP balance. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नेक्स्ट वन इज स्टडी लीव आपको 24 मंथ्स मिलेगा, 36 मंथ्स मिलेगा डॉक्टर के लिए. एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव 5 years इंक्लूडिंग ऑल द लीव्स एलिजिबल. नेक्स्ट है 39. शॉर्ट ऑफ इन केस ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयज मीन्स अ पीरियड ऑफ रेस्ट विच इज लेस दैन डैश आवर्स एंड इन केस ऑफ EI वर्कर्स लेस दैन डैश आवर्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शॉर्ट ऑफ जो है बेसिकली आपको याद रखना है, दैट इज short of in the case of continuous employee means a period of rest which is less than 10 hours and in case of EI workers less than 8 hours. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको शॉर्ट ऑफ और लॉन्ग ऑन याद करके जाना है. लॉन्ग ऑन, ओके, शॉर्ट ऑफ लेस रेस्ट, लॉन्ग ऑन मोर ड्यूटी आवर्स. ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 40. The family of a railway employee who dies while in a service may be allowed to retain the existing railway quarter for a period of dash on a payment of dash. So अगर वह डाई कर गया है तो इस केस में उसको जो है 24 मंथ्स वह रेलवे क्वार्टर रख सकता है ऑन नॉर्मल रेंट. सो 24 मंथ्स ऑन नॉर्मल रेंट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 24 मंथ्स ऑन नॉर्मल रेंट. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 24 मंथ्स ऑन नॉर्मल रेंट. Who heads the personnel department on Indian Railways? PCPO, GM, DGHR और CRP एंड CO. सो पर्सनल डिपार्टमेंट जो है उसको DGHR रखते हैं. ठीक है, डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्स ऑन इंडियन रेलवेज.
Okay, it is very important. Next question. For sanction of HBA, it is very important. HBA की बात कर लेते हैं यहाँ पे. That is हाउस बिल्डिंग एडवांस. हाउस बिल्डिंग एडवांस का जो सैंक्शन है, नॉर्मली अ रेलवे सर्वेंट इज परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस एट अ कॉस्ट नॉट एक्सीडिंग व्हाट 139 times 139 times of a basic pay or on continuous or on condition that maximum cost of construction is that is 1 crore 1 crore. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 125 टाइम्स दिया हुआ है या 1 करोड़, 139 टाइम्स और 1 करोड़, 135 टाइम्स और 1.5 CR और 131 CR. ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 139 टाइम्स ऑफ बेसिक पे और ऑन कंडीशन मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 1 करोड़. ओके, एंड ऑल्सो प्लीज रिमेंबर इट दैट इज 25% रिलैक्स बाई PHOD. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है यहाँ पे, द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाउस बिल्डिंग एडवांस एंड कंप्यूटर एडवांस इज. तो आपको पता होगा यहाँ पे कि जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है उसका जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज व्हाट 7.44%. एंड जो कंप्यूटर एडवांस है उसका रेट है दैट इज 9.1%. तो प्लीज़ रिमेंबर इट. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है उसका जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 7.44%. और जो कंप्यूटर एडवांस है उसका रेट क्या है, 9.1%. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा जो है तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसको. तो यहाँ पूछा जा रहा है कि तो हाउस बिल्डिंग एडवांस दैट इज 7.44%. 7.44%. सो ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो ए इज द राइट आंसर. 7.44% और 9.1% कंप्यूटर एडवांस. PF इंटरेस्ट अभी कितना है, 7.1%. ठीक है. इन केस ऑफ रिफंड ऑफ स्टडी लीव कॉस्ट दैट इज 12.5%. ठीक है, तो इसका ये इंटरेस्ट हो गया. तो इस तरह से हमने टोटल 43 क्वेश्चंस जो है अभी सम अप किए. वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम. बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड. कीप faith on you and work hard. Thanks for watching this video. Please share, please like, share and subscribe. अगर कोई डाउट है या कोई एडवाइस है फ्री टू कमेंट एंड ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें. थैंक्स फॉर वाचिंग. आपके लिए जो सुपर चैट और ज्वाइन का बटन इनेबल है. जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन ऑल्सो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स. वीडियो लंबा हो गया उसके लिए माफ़ी.